नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, अष्टांग हृदय, फर्स्ट ईयर BMS, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। त्रयोदश अध्याय। अब मैं आपको 13वां अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ। दोष उपक्रमणीय अध्याय, दोषों की चिकित्सा के बारे में इस अध्याय में वर्णन किया गया है। इसमें दोषों की चिकित्सा कैसे करते हैं उसके बारे में बताया गया है। ये त्रयोदश अध्याय का पहला भाग है। पहला भाग है, इसमें लिखा है इन्होंने वायु का उपचार। सबसे पहले इन्होंने बताया कि वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने वायु के उपचार के बारे में बताया गया है कि वायु के उपचार में क्या करना चाहिए। तो वातस्यो उपक्रम स्नेह स्वेद संशोधनम मृदु, मतलब वात के उपक्रम में बताया कि वात की चिकित्सा में सबसे पहले स्नेह स्वेद और मृदु संशोधन करना चाहिए। संशोधन का मतलब जो शोधन करते हैं वो मृदु संशोधन करना चाहिए। आगे है स्वाद अम्ल लवण उष्णानी भोज्यानी, मतलब स्वाद यानी मधुर द्रव्य, अम्ल द्रव्य, लवण और उष्ण भोजन करना चाहिए। आगे है अभ्यंग मर्दनम, और आगे है इनको कि अभ्यंग करना चाहिए, मर्दन करना चाहिए। आगे है वेष्टनम त्रासनम सेको मध्यम पौष्टिक गोड़कम, और वेष्टनम यानी ज़्यादा दर्द हो तो शरीर के अंगों को बांध लेना चाहिए। त्रासनम डराना चाहिए, सेक करना चाहिए। मद्यपान करना चाहिए। कौन सी? पौष्टिक गोड़िकम, मतलब पौष्टिक यानी पीठी की बनी हुई तथा गुड़ से बनी हुई मद्य का प्रयोग करना चाहिए। आगे स्निग्धोष्णम बस्ती नियम सुशीलता, और स्निग्ध और उष्ण बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। बस्ती नियम, बस्ती को नियम पूर्वक धारण करना चाहिए। सुखशीलता यानी प्रसन्न रह करके, विशेष करके प्रसन्न रह करके सारा काम करना चाहिए। सुखशीलता यानी प्रसन्न रह करके सारा काम करना चाहिए। आगे है दीपनम पाचनम सिद्धा स्नेहस्चा अनेकयो, और दीपन पाचन औषधियों के से सिद्ध स्नेह तेलों के अनेक प्रकार के इनके तरह के बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। और विशेष प्रकार से विशेष जो चिकित्सा इसमें बताई गई है, विशेषान मेध्य पिशित रस तैल अनुवासनम, मतलब वात की विशेष चिकित्सा में इन्होंने लास्ट में बताया विशेष प्रकार से कि मेदुर पशुओं का मांसरस, मतलब जो जिनमें मेद ज़्यादा हो ऐसे पशुओं का मांसरस का प्रयोग करना चाहिए। और तैल का प्रयोग करना चाहिए। और अनुवासनम बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। ये विशेष चिकित्सा बताइए। आगे है पित्त की चिकित्सा। पित्त की चिकित्सा के बारे में उपचार में है पित्त से सर्पी सह पानम स्वादु शीत विरेचनम। पित्त की सबसे पहले चिकित्सा सर्पिस पानम यानी घी को पिलाना चाहिए पित्त में। स्वादु शीत विरेचन, और स्वादु मधुर द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। और शीत द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, विरेचन कराना चाहिए। स्वादु तिक्त कषायाणाम भोजनानी, और स्वादु मधुर तिक्त और कषाय भोजन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। और औषधानी से इसी प्रकार की औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। आगे सुगंधिशील हृदयानाम, सुगंधित द्रव्यों को प्रयोग करना चाहिए। जो हृदयानाम है, हृदय को प्रिय हो ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी गंधों को प्रयोग करना चाहिए। अनुवासन इनको सेवन करना चाहिए। कंठे गुणानाम हराणाम मणि सुरणाम, कंठ में गले में कंठ में मणियों की माला का धारण करना चाहिए। और कर्पूर चंदन उशीर अनुलेपनम क्षणे, और क्षण बार बार में पित्त के शमन करने के लिए कपूर का, चंदन का, उशीर का अनुलेपन करना चाहिए। और प्रदोष चंद्रमा सौधम हरि गीत हिमोनिलम अन्यत्र सुखम मित्रम पुत्रम संदिग्ध मुग्ध वाक है छंदानुवर्तितो दारा प्रिया शील विभूषिता। इस प्रकार से इसका लक्षण उन्होंने बताया है कि किसी प्रकार की भेद और शर्म नहीं हो ऐसे हमजोली मित्र, अव्यक्त कोमल वाणी वाले पुत्र, चित्त को अनुकूल लगने वाले शील से शोभित प्रिय धाराएं, शीतल जल की धाराएं जिन घरों में बहरी हो ऐसे घरों में रहना चाहिए। इसमें किसमें? पित्त के चिकित्सा में। आगे लिखा है शीतांबु धाराणी गर्भगृहाणी से, जिसमें शीतल धारा बहरी हो ऐसे गर्भगृह में रहना चाहिए। और दीर्घिका यानी जो जिसमें ऐसे बाग बगीचे हो, बावड़ियाँ हो ऐसे रहना चाहिए। सुतीर्थ विपुल स्वच्छ सलिल, मतलब सुतीर्थ यानी बहुत चौड़े घाट वाली बावड़ियाँ हो, उत्तम घाट
वाली बावड़ियाँ हो, विपुल स्वच्छ तालाब हो, समीप रेतीले स्थान हो, ऐसे स्थान में रहना चाहिए। ब्रह्मकुले यानी यहाँ पर बहुत सारे कमल के फूल खिले हुए ऐसे जगह रहना चाहिए। सौम्या भावा, अब लास्ट में इन्होंने लिखा है विशेष चिकित्सा कौन सी है कि पित्त को ठीक करने के लिए विशेष प्रकार से सौम्य भाव यानी जो मन को प्रसन्न करने वाले भाव, ऐसे भावों का प्रयोग करना चाहिए। विशेषकर से पेय यानी दूध, सर्प यानी घी और विरेकस्य यानी विरेचन पित्त की सबसे अच्छी चिकित्सा है। आगे लिखा है कफ के उपचार। कफ के उपचार में लिखा है श्लेष्मणम विधिनाम युक्तम तीक्ष्णम वमन विरेचनम। श्लेष्मण यानी कफ की चिकित्सा के लिए विधिना युक्तम विधि पूर्वक तीक्ष्ण वमन विरेचन का प्रयोग करना चाहिए। अन्नम, कौन से अन्न का प्रयोग करना चाहिए? रूक्ष, अल्प, पीत, उष्णो तीक्ष्णोष्णम, मतलब अन्न का प्रयोग ऐसे करो रूक्ष अन्न हो, अल्प अन्न हो, तीक्ष्ण हो, उष्ण हो और कटु तिक्त कषायकम, कटु तिक्त और कषाय रस वाला अन्न हो। इस प्रकार के अन्न का सेवन करना चाहिए। और दीर्घकाल स्तम मध्यम, दीर्घकाल स्थित मध्य यानी बहुत समय रखी हुई मध्य का प्रयोग करना चाहिए। रति प्रीति यानी स्त्रियों में प्रीति करनी चाहिए। प्रजागरम, रात्रि में जागरण करना चाहिए। अनेक रूपों व्यायाम, अनेक रूप से अनेक प्रकार के व्यायाम करना चाहिए। चिंता करनी चाहिए। रूक्षम विमर्दनम, और रूक्ष विमर्दन यानी रूखा सूखा मतलब सूखा मर्दन करना चाहिए। विशेषाद वमनम, विशेष रूप से बताया इन्होंने। विशेषाद वमनम, विशेष प्रकार से कफ की चिकित्सा वमन है। यूष का प्रयोग है। क्षोद्र यानी मधु का प्रयोग है। मेदोग्न औषधिम, और मेद को हरने वाली औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। धूप, धूमो उपवास गंडूस, धूम का प्रयोग, उपवास का प्रयोग, गंडूस का प्रयोग और निसुखत्वम सुखाय से। और इसके अलावा इनको क्या है कि सुख का अभाव अर्थात दुख यह सुख के लिए है अर्थात कफ नाशक है। मतलब दुख सुख का अभाव अर्थात दुख ये सब सुख के लिए है। इस बार कफ के नाशक की चिकित्सा करनी चाहिए। आगे मिलित दोष का उपचार, मान लो दोष मिलित हो तो वहाँ क्या उपचार करना चाहिए? उसके लिए लिखा है कि उपक्रम पृथक दोषान यो अयम उद्देश्यम कीर्तित है संसर्ग सन्निपातेषु तम यथास्व विकल्पयेत। मतलब पृथक दोषों में लक्ष्य रखकर जो ये चिकित्सा कही गई है उनको दोषों के संसर्ग एवं सन्निपात में उनके अपने अपने विचार करके प्रवर्तन करना चाहिए। मतलब जैसे दोषों का संसर्ग हो या सन्निपात हो तो इससे मिलित चिकित्सा, वात पित्त कफ यानी मिलित चिकित्सा करनी चाहिए। आगे है अन्य उपचार। अन्य उपचार में है ग्रीष्मे प्रायो मरुत पित्ते वासंते कफ मारुते मरुतो योग वाहित्वात् कफ पित्ते तुषारदम। मतलब इन्होंने चिकित्सा बताई कौन कौन सी ऋतु में किस किस दोष की क्या क्या चिकित्सा करनी चाहिए। तो उसके लिए लिखा है कि नीचे की लाइन में मरुतो योग वाहित्वात्, क्योंकि मारुत यानी वायु क्या है? योग वाहित्वात् यानी योग वायु है। वायु योग वायु होने के कारण क्या करना चाहिए कि प्राय करके मरुत पित्त यानी वायु और पित्त के लिए ग्रीष्म ऋतु की चर्या करनी चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में जो चर्या करते हैं वो करनी चाहिए। और कफ और मारुत के लिए यानी कफ और वायु के लिए वसंत ऋतु में जो परिचर्या करनी चाहिए वो करनी चाहिए। और आगे कफ पित्त तो सार्धम, और कफ और पित्त की व्याधियाँ हो तो शरद ऋतु में जो चिकित्सा करनी चाहिए वो चिकित्सा करनी चाहिए, ये बताया इन्होंने। आगे है उपचार का समय क्या है? चयम एवं जयम दोषो, उपचार कब करना चाहिए? उसके लिए लिखा है चयम एवं जय दोषो कुपितम त्वविरोधम सर्वकोपे बलियांसम शेष दोष विरोधित है। मतलब सबसे पहले उन्होंने कहा है कि चयम एवं जयत दोषम, मतलब जब दोषों का संचय हो रहा हो तभी दोषों को जीतना चाहिए। चयम यानी संचय, जब दोषों का संचय शरीर में हो रहा हो तभी जयम दोषम, तभी दोषों को जीत लेना चाहिए। जयम दोषो कुपितम और कुपित दोष को जो दोष कुपित अवस्था में हो गए हो, जो दूसरों का बिना विरोध किए हुए उनको शांत करना चाहिए। दूसरे दोषों को बिना विरोध किए हुए कुपित दोषों को शांत करना चाहिए। सर्व कोपे बलियांसम, और मान लो तीनों ही दोष कोपित हो गए हों, वात पित्त कफ, तो उसमें क्या किया इन्होंने? बलियांसम, जो बलीय रोग हो, बली मतलब बलीय वात पित्त कफ में जो बलीय हो उसका सबसे पहले चिकित्सा करनी चाहिए। ये उन्होंने तरीका बताया इन्होंने। आगे है विरुद्ध उपचार नहीं करने का हेतु। विरुद्ध उपचार नहीं करने के हेतु में इन्होंने बताया है प्रियोगम समेत द्विव्याधि मेकम यो अन्यम उदीर्यतम ना सो विशुद्धम शुद्धस्तु समेत न कोपियत। मतलब इन्होंने बहुत अच्छा श्लोक बताया इन्होंने कि प्रियोगम समेत व्याधि मेकम यो अन्न, मतलब ये प्रयोग मतलब ऐसा बताया जो प्रयोग एक रोग को शांत करता हो और दूसरी व्याधि को दूसरे रोग को उत्पन्न करता हो
वो क्या है, नासो विष्णुम, वो प्रयोग अशुद्ध नहीं है। मतलब क्या है कि प्रयोगम समेत व्याधि, एक व्याधि को समन करता है, और एकम अन्य उदरित, और एक दूसरी व्याधि को, मतलब अपन किसी व्याधि को ठीक कर रहे हैं, एक को तो ठीक कर रहे हैं, दूसरे को उदरित, वो नासो विशुद्धम, वो अच्छी चिकित्सा नहीं है। शुद्ध चिकित्सा कौन सी है? शुद्धस्तु समेत न कोपियत, शुद्ध चिकित्सा वह है जो समन तो करे लेकिन न कोपियत, लेकिन कोपन नहीं करे, किसी को बढ़ाए नहीं। तो इसमें लिखा है जो प्रयोग एक रोग को शांत करके दूसरे रोग को उत्पन्न करता है वह श्रेष्ठ प्रयोग नहीं है। शुद्ध श्रेष्ठ प्रयोग वह है जो एक रोग को शांत करे परंतु दूसरे रोग को शांत नहीं करे। आगे लिखा है कोष्ठ से शाखादि में दोषों को जाना। कोष्ठ यानी कोष्ठ, उधर उधर से शाखा, रक्त, रसरक्त आदि शाखाओं में जाना। कैसे जाते हैं लोग बाग, दोष कैसे जाते हैं? व्यायाम, व्यायाम दूषणा, तीक्ष्णम, तीक्ष्णम, औक्ष्णम, हित अहित आचार नदपि, कोष्ठाच्छासी, कोष्ठाच्छाखास्ति मर्माणी, द्रुत मारुतस्य दोषा यान्ति। मतलब इन्होंने बताया कि कोष्ठ से शाखाओं में दोष कैसे जाते हैं कि व्यायाम करने से, व्यायाम अत्यधिक व्यायाम करने से, उष्णिमा से, उष्णिमा हो जाती है उसकी तीक्ष्णता से, अहित आचरण करने से, वायु के द्रुतगामी होने से, और दोष कोष्ठ से शाखा अथवा अस्थि मर्म आदि में पहुंच जाते हैं। इन कारणों से कोष्ठ इनमें पहुंच जाते हैं। शाखा आदि से कोष्ठ में जाना, और शाखा आदि से कोष्ठ में कैसे जाते हैं उसके लिए बताया इन्होंने। तथा तेभ्यम स्रोत मुख्य विशोधनम, मतलब इसी प्रकार से दोष शाखा से कोष्ठ में कैसे आएंगे कि स्रोतों के मुख के खुल जाने पर, स्रोतों के मुख के खुले होने के कारण होने से वृद्धा अभिसंधि अनात्मकम कोष्ठम वायु से निग्रहात, मतलब स्रोतों के मुख के शोधन होने से, खुलने से दोष वृद्धि, अभिसंधन और पाचन होने से तथा वायु के नियंत्रित होने से कारण से दोष शाखा अस्थि संधि मर्म से कोष्ठ में वापस पहुंच जाते हैं। ये तरीका बताया आगे। कोष्ठ दोषों एवं कार्य की कुपित होने के कारण, मतलब कोष्ठ दोषों के कुपित होने के कारण क्या बताया उन्होंने, उसके लिए आगे लिख रहे हैं कि तत्र स्थाच विलंबेन भूयो हेतु प्रतीक्षणम ते कालादिबलम लब्ध्वा कुप्यते वपी। मतलब उन्होंने लिखा है कि और कोष्ठ में आकर रुक जाते हैं दोष, जब तो कोष्ठ में आकर दोष रुक जाते हैं यानी रोग उत्पन्न नहीं करते और अधिक कारण की प्रतीक्षा करते हैं। मतलब कोष्ठ में रोग क्या करते हैं, कोष्ठ में आकर रुक जाएंगे, और अगर मान लो तीव्र नहीं है तो रोग उत्पन्न नहीं करेंगे, और वहाँ रुक करके रोग के बढ़ने की प्रतीक्षा करेंगे। तब कैसे बढ़ेंगे? देश काल आदि समय मिलने पर, जब दोष काल देश आदि के बल मिलने पर कुपित होकर दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर रोग उत्पन्न करते हैं, इस तरह रोग उत्पन्न करते हैं। आगे लिखा है अन्य स्थानगत दोषों की चिकित्सा। अन्य स्थानगत मान लो दोष दूसरे स्थान चले जाए, चिकित्सा किसी करनी चाहिए। उसने बताया कि तत्रान्य स्थान संस्थेषु तदीया माँ बलेषु तु कुर्यात् चिकित्सा स्वामेव बलेना नाभिवासिषु। इन्होंने बताया कि इन माता दोषों में अन्य स्थान में पहुंचे हुए निर्बल दोष की चिकित्सा उस स्थान संबंधी, अर्थात वह स्थान जिस दोष के विशेष का है उसी के अनुसार उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। दोष विशेष के अनुसार, मान लो जैसे पक्वास है, वायु का स्थान है, और वायु पक्वास में ही है तो पहले वायु का स्थान विशेष से उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। और अगर मान लो आमाशय में कफ है तो उसकी वैसे करनी चाहिए। किंतु जिस दोष के बलवान होने के कारण दूसरे स्थानों में पहुँचकर स्थानीय दोष, अर्थात जिस दोष के विशेष का वह स्थान है उसे दबा दिया गया है तो पहले बलवान दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। मान लो वायु का स्थान पक्वास है और उसको मान लो पित्त वहाँ जाकर उसको दबा दिया है तो पहले बलवान दोष पित्त हो गया तो पित्त की चिकित्सा करो, और अब वायु है तो वायु की चिकित्सा करो। इस तरह इन्होंने उदाहरण दिया है। आगंतु समेत दोषम स्थान हानि प्रकृति सेवा। इन्होंने लिखा है कि आगंतुक यानी आगंतुक दोष के समेत, आगंतुक मैंने जो दोष दूसरे स्थान से आकर के दूसरे स्थान पर आ गया है उसको आगंतुक बोलेंगे। तो आगंतुक दोष से क्या होगा कि आगंतुक दोष में स्थानिक दोष की चिकित्सा करके आगंतुक दोष को अधिक बलवान नहीं है तो उसकी पहले चिकित्सा करनी चाहिए, ये बताया गया। आगे है तिर्यक स्थान दोषों में कर्तव्य। मतलब मान लो ये तिर्यक हो गए हो दोष, मतलब तिर्यक का मतलब तिरछे हो गए हो तो वहाँ क्या करना चाहिए कि प्रायः तिर्यकता दोषा क्लेश शयन त्यासु चिरम कुर्यान तेषु त्वरया देह अग्नि बलवितम क्रियाम समयेत तानि प्रयोगनम सुखम व कोष्ठ मानयेत ज्ञात्वा कोष्ठ प्रपन्नास्य यथासन्नम विनिर्येत।
इन्होंने ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि तिरछे अगर दोस्त शोधन के मार्ग, अगर दोस्त को अगर मान लो सीधा मार्ग नहीं मिल रहा है, तो अगर दोस्त तिरछे हो गए हैं, जैसे कई बार होता है तिरछे हो जाते हैं, तो उसमें कहा गया है कि तिरछे हो गए दोषों को प्राय रोगी को देर तक पीड़ित करते हैं, बहुत देर तक पीड़ित करते हैं ये। और देह, अग्नि और बल को जानने वाले वैद्य को इन दोषों को शीघ्र ही चिकित्सा करनी चाहिए, शीघ्र चिकित्सा नहीं करें, अर्थात अपितु देह, अग्नि और बल की विचार करके समय समय चिकित्सा करनी चाहिए। इन दोषों की शास्त्र विहित प्रयोग से शांत करें, अथवा सुखपूर्वक जिस प्रकार से क्रम से कोष्ठ में ले आएं, और कोष्ठ में आ जाने पर समीप के मार्ग से, यानी जहाँ जैसे समीप हो उसे बाहर निकाल दें, अर्थात शिरोविरोचन, वमन, विरेचन आदि द्रव्यों से संशोधन करके उसको बाहर निकाल दें। इस प्रकार से इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अब बेटा ये अध्याय आज पूरा होता है, सेकंड पार्ट कल पढ़ाएंगे। अब इसमें दिस सेशन प्रोवाइड बाई डिजिटल लेसन टू ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आई होप you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thanks.